एलओसी से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हलचल तेज है और भारत के एक्शन के चलते पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एक्शन में आना शुरू किया है उसके बाद से तो पाकिस्तान की नींद ही उड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी सीसीएस की मीटिंग खत्म की है, इसके बाद अब वो सीसीपीए की मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद क्या फैसला लेंगे। और यही वजह कि पाकिस्तान में रात तक लोगों को नींद नहीं आई और रात में भी लोगों को यह डर सता रहा था कि कहीं भारत हमला ना कर दे। और पाकिस्तान को खौफ इस कदर लगा कि उसके मंत्री आकर कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारत 24 घंटे में हमला कर सकता है। सरहद पर आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहे हैं, भारत भी उसका जवाब दे रहा है। और एलओसी की एक एक खबर, भारत में हो रही मीटिंग की एक एक खबर, पाकिस्तान में हो रहे एक एक हलचल की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पूरे एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने आवास पर अहम मीटिंग कर रहे हैं। सीसीएस की मीटिंग यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे सीसीपीए की मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मीटिंग में इस वक्त रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इसके अलावा विदेश मंत्री और साथ ही एनएस अजीत डोभाल मौजूद है, यानी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं। और ये बैठक अभी भी चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग चल रही है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो सीसीएस की मीटिंग चल रही है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को और भी 4 मीटिंग करने हैं, तो कुल मिलाकर 4 आज मीटिंग हो रही है, जिसमें कैबिनेट की मीटिंग होगी, सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी, उसके बाद सीसीपीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होगी। और इन सभी अहम मीटिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आज सीसीएस की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी फैसला लेंगे कि अब पाकिस्तान में अगले फेज में क्या किया जाएगा। पहला फेज हमने 23 तारीख को देखा था, अब दूसरा फेज यानी कि 30 अप्रैल है, जब सीसीएस की मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बाद पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग भी होगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर लाइव जुड़े हुए हैं, मनीष प्रसाद मेरे साथ है, मंजूर मीर भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले हम देवेंद्र के पास जाएंगे। देवेंद्र, फिलहाल क्या आपको जानकारी मिल रही है इस मीटिंग के बारे में? अब ये बैठक चल रही है और अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। बाकी जो 3 बैठकें थी वो बैठक हो चुकी है और जो कैबिनेट की ओवरऑल बैठक थी वो बैठक अभी चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर के अंदर ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि क्या सीसीएस में कोई ऐसा फैसला लिया गया है। क्योंकि कैबिनेट के लिए तो औपचारिक ब्रीफिंग होती है। आज अगर कैबिनेट ने कोई वैसा डिसीजन लिया जो कि ब्रीफ करके बताना ज़रूरी हो देश को, तो उसके हिसाब से 3 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास वो एक ब्रीफिंग की जा सकती है। लेकिन वो कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। सीसीएस की ब्रीफिंग में सीसीएस में अगर कुछ फैसला हुआ होगा तो संभव है कि सोर्सेज के मार्फत उस बात की जानकारी मिल जाए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के अंदर जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही वो चीज़ सामने आएगी। फिलहाल ये ज़रूर है कि ये बैठक चल रही है और इतनी महत्वपूर्ण बैठक और एक के बाद एक बैठक, उससे ये समझ में आ रहा है कि भारत किस प्रकार से एक डिज़ाइन के तहत, एक प्लान के तहत इस समस्या से निपटने के लिए जो जवाबी कार्रवाई की बात है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी हैं, वो देश अपनी रफ्तार से काम कर रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि देश एकदम से इस हमले के बाद किसी उस तरह के सदमे में हो कि बाकी सारी काम रुक गए हों। देश अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो जवाब देना है, जो जवाबी कार्रवाई करनी है वो किया जाएगा और उस लिहाज से ये सारे मंथन चल रहे हैं। स्पेशल सेशन को लेकर ज़रूर नजरें टिकी रहेंगी इस बात पे कि क्या स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, और अगर स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है तो क्या राजनीतिक दल, भारत के राजनीतिक दल उस तरह की चीज़ कर पाएंगे जो कि अभी के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में बड़ा अहम होगा कि आप पॉलिटिकली एक सुर में बोलें, एक भाषा में बोलें। क्योंकि अभी तक आप देखें तो कुछ नेताओं की तरफ से ज़रूर ऐसा बयान आया है जो कि निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बहुत सारे लोग मान रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो इस तरह के मान रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में तो इस तरह के बयान कतई नहीं होने चाहिए। अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है तो क्या वहाँ पर संसद में इस मर्यादा का, इस गरिमा का ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं। अभी बहुत ज़रूरी है कि जवाबी कार्रवाई आप किस प्रकार का करें। जो जवाबी कार्रवाई आप करें
मैं कुछ ऐसा ना बोलें जिसमें फोर्सेस का मनोबल डाउन हो, ऐसा ना बोलें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का मनोबल डाउन हो, ऐसा ना बोलें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ये लगे कि कुछ ऐसे बयान आपने जवाबी कार्रवाई का जिक्र किया। देश गुस्से में है। देश पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका जवाब चाहता है। इसका एक किश्त तो हमने देख लिया है और उसके चलते पाकिस्तान में जो खलबली मची है वो भी जग जाहिर है। अब दूसरे फेज की यानी दूसरे किश्त की बारी है। क्या यह हम मानकर चल सकते हैं कि भारत अगर चाहे तो जवाबी कार्रवाई करते हुए, एक तो फौज को खुली छूट दे दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि आपके ऊपर है कि आप अपना टारगेट चूज करें, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ें, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या भारत अब कदम उठा सकता है और पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए आर्थिक रूप से अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर सकता है? अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान हो, कितनी चोट लगेगी? निश्चित तौर पे जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही ऑप्शन ऑलरेडी ऑन टेबल हैं कि क्या इसको किया जाना ठीक है, और अगर हम कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, कब करें, और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा चोट पाकिस्तान की इकॉनमी को ही देना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। महंगाई वहाँ पे आसमान छू रही होती है, लोग दैनिक ज़रूरत की चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं, और किस प्रकार के सड़कों पे प्रदर्शन होता है आटे की थैलियों को लेके, ये सब ने देखा है, पूरी दुनिया उन सारी चीज़ों को देख रही है। तो ऐसे में एक बर्बाद स्टेट, एक रोग स्टेट को इकोनॉमिकली आप और कितना ज़्यादा चोट पहुँचाएं ताकि वहाँ के लोगों को ये लगे कि बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की हुकूमत को चुनें जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे हो, इस तरह की हुकूमत को चुने जो कि आतंकवाद का प्रयोजन ना करे। और वो ये रणनीति नज़र आ रही है भारत की कि भारत इस मसले पे पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं खड़ा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सिविलियन पे भारत कोई बम गिराने जा रहा है, उस दिशा में एक भी बयान ऐसा नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान से देखें तो बार बार एटम बम की धमकी दिया जाना, तो ये बताता है कि दोनों देशों के इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत की एक कोशिश ज़रूर है कि इकोनॉमिकली उनको इतना कमज़ोर करे कि वो अपने किए को लेके एक तो पहली सज़ा पाएँ और दूसरा आगे ऐसी गलती ना हो। फोर्सेस का जो काम है वो अपने हिसाब से करेगी। अमित, तो जाहिर सी बात है कि भारत के पास ऑप्शन कई हैं और भारत अपने हर ऑप्शन को आजमा सकता है, जमीन पर उतार सकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को तो एक खौफ सता रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है, इसलिए एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है। करीब 6 दिन से पाकिस्तान की ओर से भारत के एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। अखनूर सेक्टर हो, पुंछ सेक्टर हो, इसके अलावा चाहे बारामूला का इलाका हो, चाहे उरी का इलाका हो, इन सभी इलाकों पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है और भारत के जो जवान हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की फौज अपनी पोस्ट छोड़कर अब भागने लगी है जवाबी कार्रवाई में। तो देखिए, भारत ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तानी अपना पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं और पाकिस्तान की फौज की ये खबर है कि उनके जो जवान हैं भारत के जवाबी कार्रवाई से इतने डर गए हैं कि उन्होंने एलओसी के पास कई सारे अपने पोस्ट छोड़ दिए हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स खुद अपनी पोस्ट से झंडा तक हटा रहे हैं। और इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल से एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है गोलीबारी एक बार फिर से तेज हो गई है एलओसी पर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 20 पोस्ट पर जबरदस्त फायरिंग हुई है और ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है जिसका भारतीय सेना भरपूर जवाब दे रही है। एलओसी से सटे नौशेरा, सुंदरमनी, अखनूर, बारामूला, कुपवाड़ा में गोलीबारी हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय चौकी को निशाना बनाया जा रहा था तो पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब भारत की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि सटीक निशाना लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आधुनिक हथियार हैं जिसके जरिए सटीक निशाना लगाते हुए पाकिस्तान के जो पोस्ट है उनको तबाह किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी धीरे धीरे आने लगेंगी। तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार पाकिस्तान में ये डर क्यों है। और पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और बड़ी खबर आ रही है सियालकोट को लेकर। सियालकोट आप समझिए कि जम्मू से बहुत करीब है। आप अगर सियालकोट अगर पहुंचना है तो घंटे भर में अगर जम्मू से निकलते हैं तो आप सियालकोट पहुंच जाएंगे। तो सियालकोट में हलचल तेज हो गई है पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के यहाँ पर टैंक रेजिमेंट्स को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक एयरबैन यानी कि नॉटम इशू किया गया है। बड़ी खबर है कि 2 मई तक पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि नो फ्लाइंग जोन रहेगा। तो पहले सियालकोट की बात मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वहां पर टैंक रेजिमेंट उतार दिया गया है और दूसरी तरफ देखिए सियालकोट के पास ही लाहौर, उससे आगे इस्लामाबाद जहां पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। 2 मई तक यहां पर कोई भी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। तो नो फ्लाइंग जोन है लाहौर में भी और साथ ही इस्लामाबाद भी। और पाकिस्तान
को डर सता रहा है कि भारत उसके ऊपर हमला कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। उसके मंत्री कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत की ओर से हमला हो सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में 1 मई को छुट्टी की घोषणा तक कर दी गई है और पाकिस्तान की ओर से कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे साफ हो जाता है कि उनको ये डर सता रहा है कि भारत हमला कर सकता है। और साथ ही साथ इस वक्त जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, उस पर भी पाकिस्तान की नजर है और पहलगाम हमले की इस वक्त एनआईए जांच कर रहा है और आज भी बैसरन घाटी पहुंची हुई है एनआईए की टीम और एनआईए के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। जो इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यह पहलगाम का वही इलाका है जहां से थोड़ी ही दूर, यहां पर करीब 1 घंटे का वक्त लगता है, जहां पर बैसरन घाटी है, जहां 22 अप्रैल को यहां पर 26 बेगुनाह भारतीयों की हत्या कर दी गई थी और यहां पर इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है और यहां पर फॉरेंसिक एविडेंस जुटाया जा रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एनआईए धीरे धीरे इस पूरे मामले को क्रैक करते हुए जा रहे हैं और कई सारे सबूत उनके हाथ लगे। ये फॉरेंसिक एविडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस केस को आगे ले जाने के लिए। अमित, आज जो है 3 डायमेंशनल पूरी मैपिंग की जाएगी इस एरिया की। जो ये पूरा 1 किलोमीटर का बैसरन का फॉरेस्ट और उसके साथ आसपास का जंगली एरिया है, उन सभी जगहों पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है आतंकियों के, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए की करीबन 12 सदस्यीय टीम इस समय पहुंच गई है बैसरन घाटी और उसके बाद वो मैपिंग कर रही है। साथ में फॉरेंसिक टीम के लोग मौजूद हैं। उसके अलावा संदीप चौधरी जो एनआईए के एसपी हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, वो मौके पर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आतंकी यहां से भागे तो उस बीच एग्जिट रूट में उन्होंने अपना अल्ट्रा सेट मोबाइल से वाया एसएमएस और कम्युनिकेट किया था। दरअसल उसी सेट के सिग्नल्स को देखते हुए जो 10 से 12 किलोमीटर का इन्वेस्टिगेशन का रेंज था एनआईए का, वो बढ़कर करीबन 50 से 70 किलोमीटर का हुआ और अब जाके पूरे अनंतनाग इलाके में ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर आतंकियों का जो रोड मैप है जिससे वो निकले हैं, उन सब पे तलाशी की जा रही है। तो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, भारतीय सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। अमित और मनीष, दूसरी बात यह भी है कि जब फॉरेंसिक एविडेंस सामने आएंगे तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इनको नकारना, क्योंकि वो तो सटीक जानकारी देते हैं। अमित, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल फॉरेंसिक एविडेंस पुलवामा के केस में भी, जब पुलवामा अटैक हुआ था उस दौरान भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा, जिसकी वजह से एफएटीएफ में पाकिस्तान को खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार फिर से पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर है, लेकिन ये पहलगांव का एक सैंपल, फॉरेंसिक सैंपल और एक टेस्टिमनी, और खास तौर पे चाहे मूसा हो या फिर आदिल ठोकर, इन सब के बारे में पूरी जो जानकारी है इस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के पास, एनआईए के पास, उसे एक बार फिर से पाकिस्तान की मुश्किलें एफएटीएफ से लेकर इंटरनेशनल फोरम पर बढ़ने वाली है। और यही वजह है, चाहे आईएमएफ का फंड रेस करना हो या फिर एफएटीएफ, यहां पर पाकिस्तान को इसका भी डर सता रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जहां खुली छूट इस समय मिलिट्री ऑपरेशंस को दी है ताकि भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना मिलिट्रीली टारगेट फिक्स करके अपने हिसाब से तयशुदा समय पर कर सके ऑपरेशंस, तो वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिकल जो लॉस है पाकिस्तान को काफी उठाना पड़ेगा, चाहे नोटैम हो। अगर इस्लामाबाद से लाहौर नोटैम होता है तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के ठीक सामने का एरिया से लेकर पंजाब के लुधियाना तक का पूरा एरिया नोटैम होगा, यानी यहाँ पे कोई भी उड़ान नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान को आर्थिक और मिलिट्रीली दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसा आप बता रहे हैं कि आज जिस तरह से एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ाने जा रही है, उसमें 150 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, खासतौर पे वो लोग जो घटना के वक्त इस घाटी में मौजूद थे और उनकी आंखों के सामने ये घटना घटी थी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल इस कदर है कि पाकिस्तान ने सियालकोट के इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स लगा दिए हैं। उनको डर है कि इस रास्ते से भारत के जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। इसी वजह से अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को सियालकोट के आसपास लगा दिया गया। अब सियालकोट, जैसा मैं बता रहा हूं कि भारत और जम्मू के बहुत ही करीब पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत ही करीब एक बड़ा शहर है सियालकोट, जहां यहां पर ये रडार्स लगाए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें, जहां खौफ पाकिस्तान में है उसकी एक वजह भारत में हो रही मीटिंग भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त अहम मीटिंग चल रही है। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी की जो ये मीटिंग है, इस पर जिस तरह से नजर है पूरे दुनिया की, खासतौर पे पाकिस्तान की, उसकी क्या वजह है? क्या उनको डर है कि आज दूसरी किश्त आने जा रही है?
स्वाभाविक सी बात है। और डर और दहशत का अगर ये आलम हो कि मिडनाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़े और उस तरह के बयान देना पड़े, तो समझा जा सकता है कि अपनी कारगुजारियों के बाद वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को, वहाँ के फ़ौज को, वहाँ के सरकार के लोगों को, वहाँ के आईएसआई के लोगों को किस प्रकार से डर भी सताने लगा है कि करने को तो हमने ये करा दिया, लेकिन अब इसके बाद जो रिपरकशन होगा वो झेलना कितना मुश्किल होगा। और भारत जैसा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनको ये बखूबी मालूम है कि पीएम मोदी क्या क्या कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में पाकिस्तान में, चाहे सोशल मीडिया देखें या उनके दूसरे माध्यमों से, कि किस प्रकार से आवाम बार बार ये कह रही है कि ये सब कुछ मुनीर ने कराया, आर्मी चीफ ने कराया है, या वहाँ के हुक्मरानों को दोष दे रही है, लोगों का कोई लेना देना नहीं। तो उस देश को इस स्थिति में तो वहाँ के लोगों ने ला ही दिया है। हाँ, भारत ये ज़रूर है कि भारत अपनी जवाबी कार्रवाई इस प्रकार करेगा, और अभी तक उसने दिखाया है पिछले 11 सालों में कि जब जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो वो इस प्रकार की गई है जिसका वो अंदाज़ा भी ना लगा सकें। और ये चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा बौखलाहट में डाल दी है। जैसे इंडस सिटी वाटर को एबियंस पे डालना अपने आप में इस रूप में उपलब्धि थी भारत के लिहाज से कि वॉर के समय में भी, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तब भी आपने उसको होल्ड पे नहीं रखा, और अभी ये होल्ड किया गया। मतलब ये कि ये जो नया इंडिया है, ये कोई भी बड़ा फैसला लेने से चूकता नहीं, पीछे नहीं हटता, हिचकता नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान की, कि उसे पता ही नहीं कि क्या हो जाएगा। बार बार एटम बम की बात कहना वो इसी दिशा में दे रहा है कि वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि यहाँ के सिस्टम को थोड़ा सा प्रभाव डाल सकें कि जवाबी कार्रवाई उतना तीखा ना हो। अमित, बिल्कुल। तो भारत की कोशिश क्या है? भारत की कोशिश ये है कि सेना को जो करना है उसकी पूरी आजादी दी जा चुकी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रालय को भी कह दिया है कि किस तरह से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को घेरना। आप सोचिए कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क है, ईरान है, अफगानिस्तान है, वो भी खुलकर उनके साथ नहीं है, ना ही चीन खुलकर सामने आ पा रहा है, वो भी भारत के साथ दोस्ती की बात करता है। सीसीएस की मीटिंग में बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं।